Bad magnetic. Okay. That energy travel in the form of what? Wave. Wave. So electric wave and magnetic wave are mutually perpendicular to each other. Okay. And a wave has its properties like wavelength, frequency, amplitude, wave number, velocity, etc. Tell me, which electromagnetic radiation has more velocity? कौन सी radiation का velocity ज्यादा होता है? If I ask you, you have different electromagnetic radiations, right? So which radiation has more velocity? कौन से electromagnetic radiation का velocity ज्यादा होता है? Light. सबका सेम होता है ना बच्चे लोग? All electromagnetic radiation travel with the velocity 3 into 10 raised to 8 meter per second, right? Actually हर एक radiation का wavelength अलग होता है, frequency अलग होता है, पर wavelength into frequency is velocity, right? तो ये C तो हमेशा क्या होता है? सेम ही होता है, right? याद आ गया? Yes, sir. Radiations have different wavelength, different frequency. But if you multiply wavelength into frequency, the answer is always constant. 3 into 10 raised to 8 meter per second. I give you example of Boyle's law. जैसा दिया था आपको example. P1 V1 equal to P2 V2. Similarly, lambda 1 into mu 1 is equal to lambda 2 into nu 2. ये symbol क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Nu. Nu stand for frequency, right? Okay. बस स्क्रीन शेयर हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. किसी को डाउट पूछे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर के बारे में? लास्ट लेक्चर में जो किया था उसके बारे में आपको याद है? पहली बात तो Yes. गुड, अगर याद है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब ओल्ड व्यू क्या था, मतलब ओल्ड व्यू मतलब न्यूटन के जमाने में व्यू क्या था, ओल्ड व्यू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वो लोग क्या सोचते थे, जब कोई भी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं, जब कोई भी सोर्स, जब लाइट एमिट करता है या फिर कोई रेडिएशन एमिट करता है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो द रेडिएशंस आर एमिटेड कंटिन्यूअसली. कैसे एमिट होते हैं? Continuous. तो कोई भी सोर्स से अगर आपके पास समझो सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तो ये रेडिएशन कैसे आ रहा है? इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट? Yes. ओल्ड व्यू था. या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है. क्लास, क्या लाइट को कोई चीज एब्जॉर्ब करता है? हाँ करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ना गर्मी के दिन में ब्लैक कपड़े पहनते हो तो आपको ज्यादा गर्म होता है. Yes, sir. Yes. क्यों गर्म होता है ज्यादा? बिकॉज Yes, ब्लैक sir. कलर क्या करता है? ब्लैक कलर क्या करता है? मैग्नेटिक रेडिएशन को अट्रैक्ट करता है. हाँ, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है, अट्रैक्ट नहीं, एब्जॉर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्ब बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सोर्स है, तो सोर्स क्या करेगा? रेडिएशन क्या करेगा? एमिट करेगा, राइट? या फिर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. तो मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इमिट हो रहा है? सोर्स होगा तो इमिट करेगा, वो लूज करता रहेगा रेडिएशंस, और कोई दूसरा चीज होगा तो उसको क्या करता रहेगा? एब्जॉर्ब करता रहेगा. तो क्लास, ओल्ड व्यू क्या बोलता है? ओल्ड व्यू बोलता है कि एब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इन विच मैनर? कंटिन्यूअस मैनर. कैसे होता है? Continuous. क्लास, दिस इज अगेन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. अगर आप 11 की बात करते हो तो क्लास, इसके लिए फिजिक्स में अलग से ब्रांच है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन. ओके, और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है, तो हमें बहुत बेसिक में सीखना है. तो जो हमने 11 में JEE एडवांस तक जितना रिक्वायर्ड है हम लोग उतनी बात करेंगे, मेंस एडवांस तक. तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे एज्यूम करके जानी है क्योंकि थियरी इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. तो जो भी रेडिएशंस क्या होते हैं? इमिट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं. कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस वे में होता है. तो क्लास, इसके लिए ना प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था. अगर आपने फिजिक्स में सीखा रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, रेडिएशन चैप्टर स्टार्ट हुआ आपका फिजिक्स में? शायद नहीं हुआ रहेगा इतने जल्दी. नहीं सर. हाँ, तो क्लास आपको वहां पे ये थियरी वापस आएगा. वहां पे फिजिक्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इसके लिए. तो मैं मुझे इतना बताना है कि अगर कोई भी सोर्स अगर रेडिएशन इमिट कर रहा है या कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन को क्या कर रहा है? अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ओल्ड कंसेप्ट क्या बोलता था? एब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन टेक प्लेस इन व्हाट? कंटिन्यूअस मैनर, राइट?
तो बस यही चीज प्लैंक ने रॉन्ग प्रूव किया था। वो क्या बोलता है, अगर आपके पास सोर्स है, किसी भी रिलेशन का सोर्स है, क्लास वन समझो आपके पास टॉर्च है या फिर आपके पास लेजर है, तो कोई भी सोर्स, ये आपका कौन सा कंसेप्ट है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न व्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक कभी भी रेडिएशंस कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होते, तो रेडिएशंस आर ऑलवेज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स। ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होता, एक एक बंडल के फॉर्म में रेडिएशन एमिट होता है। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो रेडिएशंस आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बंडल्स, नॉट कंटिन्यूअस। हर एक बंडल आइडेंटिकल है, पर ऐसा कंटिन्यूअस रेडिएशन एमिट नहीं होते, दे आर एमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, राइट? या फिर कोई भी सब्सटेंस जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अगर यहाँ पे ये क्या बोला, समझो मेरे पास ये सब्सटेंस है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाला है, तो वो क्या बोलेंगे, क्लासिकल आंसर क्या बोलता है, तो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? और ये कंसेप्ट क्या बोलता है, कोई भी सब्सटेंस अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इट विल नॉट एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली, राइट? हाउ विल एब्जॉर्ब, इट विल एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स, बंडल्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, राइट? एक एक बंडल एब्जॉर्ब करता रहेगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This is bundle was given name by scientist Planck as photon। क्या नाम दिया उसने, क्या या फिर उसका नाम दिया निकाल दो मुझे। क्या नाम दिया, फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है आपको? क्लास इतना Yes, sir. आपके लिए काफी सफिशिएंट है। तो आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नेवर एमिटेड कंटिन्यूअसली, जो पहले माना जाता था, नेवर एमिटेड कंटिन्यूअसली, राइट? But electromagnetic radiations are always emitted or absorbed in discontinuous manner, right? In the form of what bolo? Small Wave. Discontinuous man. in the form of small packets, right? Yeah, we can also call as the bundles, right? But each packet या फिर bundle is called as photon या फिर quantum. Quanta. और क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज में। तो बस फिर जो आपका प्लैंक है उसने बताया कि हर एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, हर एक फोटोन का एनर्जी होता कितना है, तो उसने इक्वेशन दिया। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। क्लास अभी मुझे बताओ, मेरे पास लेजर लाइट है और मेरे पास बल्ब है, क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा? No. तो क्लास लेजर का एनर्जी ज्यादा, राइट? Yes, sir. बल्ब का एनर्जी। तो क्लास इसका रीजन क्या है कि लेजर के जो फोटॉन्स है उनका फ्रीक्वेंसी हाई है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। आपका जो फोटोन देखो, ये फोटोन कौन से फॉर्म में ट्रैवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, बराबर? आपको मालूम है वेव, फोटोन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो क्लास तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है किसका, यहाँ पे जिस प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी भी क्या ज्यादा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसने पहला एक्सप्रेशन दिया। क्लास आपको इसको कुछ इसमें से कुछ भी प्रूव नहीं करना, बिलीव मी, ये डिग्री के बच्चे भी जल्दी प्रूव नहीं कर पाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको प्रूफ तो दिया, आपके लिए तो है ही नहीं प्रूफ 11th 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। प्लस अगर हम प्रोपोर्शनल निकालते हैं हमें क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट, राइट? जब हम लोग प्रोपोर्शनल अपने सीखा स्कूल में, व्हेन यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन वी पुट सम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लास को हम जनरली के लिखते हैं, राइट? Yes, sir. पर क्लास ये प्लैंक ने उसका नाम के की जगह पे क्या रखा, एच रखा। ये नाम मैंने नहीं दिया, किसने दिया है? प्लैंक ने दिया है। क्या नाम दिया उसका उसने? एच। ओके, एच। तो क्लास तो यहाँ पे एच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और एच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Planck's constant. ओके, क्लास खुद प्लैंक ने खुद ढूंढा तो उसका खुद का नाम दिया उसने प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसने इसका वैल्यू भी फाइंड किया। तो प्लैंक ने एच का वैल्यू फाइंड किया 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू प्लैंक ने फाइंड किया इस वैल्यू का, क्या कांस्टेंट का। क्लास पढ़ो इसको, यूनिट पढ़ो, रीड करो यूनिट। व्हाट इज यूनिट प्लैंक कांस्टेंट? आपको दिख रहा है, पढ़ना है सिर्फ आपको। जूल इनटू तो क्लास जूल सेकंड, राइट? क्लास बहुत लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड। क्लास ये पर होता तो ऐसा होता ना, पर नहीं है, ये जूल इनटू सेकंड। तो क्या बोलना है, जूल सेकंड। क्या बोलना है? जूल सेकंड। मैंने जानबूझ के पढ़ने को बोला आपको, डोंट रीड इट जूल पर सेकंड, रीड इट एज जूल सेकंड। Second. तो क्लास ये आपका पहला इक्वेशन है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है, राइट? E इज इक्वल टू एच न्यू, पहला इक्वेशन प्लैंक का। आर यू क्लियर?
Yes, Yes, sir. sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर वो इमिट हो रहा है, कोई सोर्स उनको इमिट कर रहा है, मतलब कोई सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों भी केस में ये रेडिएशन ना तो कंटिन्यूअसली इमिट होते हैं ना तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होते हैं। वो कैसे एब्जॉर्ब या इमिट होते हैं? इन discontinuous one. in the form of small packets or bundles. Where each packet is called as the photon या फिर quanta. Are you clear? Yes. बाद में प्लैंक ने ये भी प्रूव किया कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स Frequency. फ्रीक्वेंसी। प्लस अलग अलग रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, राइट? अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, तो हर एक रेडिएशन का एनर्जी अलग होता है। क्लास अगर हम लोग ट्यूब में बैठे या अपने हम लोग कहाँ पे घर में ट्यूब लाइट लगा, घर में बल्ब लगा, तो क्लास गर्म कहाँ पे ज्यादा होता है? कौन से रूम में? अगर हैलोजन, जो हैलोजन लगा एक जगह, एक रूम में हैलोजन लगा है और एक रूम में ट्यूब लाइट है, तो क्लास हैलोजन में बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों? बिकॉज जो लाइट आता है उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, राइट? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक ने प्रूव किया। तो अगर हम प्रोपोर्शनल निकाल देंगे तो E इज इक्वल टू H इनटू न्यू। तो ये पहला इक्वेशन हो गया अपना। एनी डाउट हियर? No, sir. No, हमने sir. लास्ट सेक्शन में बताया था कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम स्पीड, राइट? एंड वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय फार्मूला लैम्बडा इनटू न्यू। याद है फॉर्म इक्वेशन आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट C स्टैंड फॉर योर? वेलोसिटी Velocity. of electromagnetic radiation. Lambda stand for wavelength, nu stand for frequency. Frequency. तो क्लास हम इसको rearrange करेंगे, तो frequency can be written as C by lambda, बराबर है? Yes, sir. Yes, Yes. प्लस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बोलो? अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इज इक्वल टू म्यू के जगह पे क्या बच्चे लोग? C by lambda, right? C by lambda. Yes, sir. C by lambda है तो H into C by lambda, ठीक है? समझा ये? तो क्लास ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया एनर्जी का। क्लास तो हम लोग ये दूसरा इक्वेशन, तो क्लास पहला इक्वेशन एनर्जी कौन से फॉर्म में लिखा देखा हम लोगों ने? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, राइट? और Yes. दूसरा भी आपका एनर्जी कौन से फॉर्म में? वेवलेंथ के फॉर्म में, लैम्बडा। वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन। क्लास आप बोलोगे सी का रिलेशन क्यों नहीं? क्या सी का कभी कभी क्या होता है? कांस्टेंट, वो कभी चेंज होता ही नहीं, मालूम है ना? ऑल रेडिएशंस हैव सेम फ्रीक्वेंसी। प्लस एच का भी कोई चेंज नहीं होता बिकॉज एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। Constant. यहाँ पे एच और सी दोनों कांस्टेंट, तो क्लास एनर्जी किसके पे डिपेंड होगा? हम लोग एच और सी को चेंज नहीं कर सकते, तो अगर लैम्बडा चेंज होगा तो एनर्जी भी क्या होगा? चेंज होगा। Change होगा. Yes. माय क्वेश्चन इज एनर्जी और लैम्बडा में क्या रिलेशन है बोलो? Energy is inversely proportional to lambda. वेरी गुड। मतलब क्या? अगर एनर्जी वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ेगा. जिस आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा. बराबर ना? Yes, sir. एनर्जी, हाँ। Yes. प्लस हमने एक चीज और देखा था, वेव नंबर न्यू बार, बराबर है? Yes. It was reciprocal of wavelength. Wavelength reciprocal. क्लास आप कुछ भी मत लिख के रखो, मैंने ये जो भी आपको सिख रहा है उसका नोट्स मैंने सर को भेजा है, तो सर विल फॉरवर्ड यू, ठीक है? तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 by लैम्बडा, बराबर ना? Yes, sir. न्यू बार को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव नंबर, बराबर है? Yes. तो इक्वेशन 2 में हम लोग कैन आई राइट इक्वेशन 2 एज E is equal to H into C into 1 upon lambda, ऐसे लिखा तो चलेगा? ये चेक करो, ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? Yes, sir. हाँ, sir. तो क्लास हम 1 by lambda हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? न्यू बार से। New. न्यू नहीं, न्यू बार बोलते हैं क्लास। जैसे अब एक लाइन है ना छोटा सा, तो लाइन को क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है बार, न्यू बार। तो हम लोग 1 upon lambda कैन बी रिप्लेस बाय न्यू बार। New bar.
अगर रिप्लेस करोगे therefore E is equal to क्या आएगा आपका H into C into न्यू बार। तो क्लास ये एनर्जी प्लस इसमें H और C दोनों भी क्या है बोलो कांस्टेंट है, एग्री? Yes, sir. तो एनर्जी इज रिलेटेड हियर विथ व्हाट वेव नंबर, बराबर है? Yes, sir. वेव नंबर के साथ। तो क्लास H और C कौन सा कहना से E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, बोल सकता हूँ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। और वेव नंबर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। क्लास याद रखो, अगर आपको कोई भी एक चीज मालूम है, क्या मालूम है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप वेवलेंथ एंड वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो इक्वेशन में क्या है, H और C तो आपको मालूम ऑलरेडी मालूम होता है हमेशा। H का लिए कितना होता है हमेशा 6.625 into 10⁻34। ये वाले कभी चेंज होने वाला है? कभी नहीं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, राइट? हाँ। प्लस C कभी चेंज होने वाला है? No, sir. It is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये दो चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है। तो क्लास अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आई कैन फाइंड वेवलेंथ, आई कैन फाइंड वेव नंबर। तो क्लास तीनों में से कोई भी एक चीज मालूम है, तीन नहीं चार में से, क्या? एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, इसमें से कोई भी एक चीज मालूम है, बाकी की चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपको आते हैं जेडबल में या फिर एमसीक्यूज में। आर यू क्लियर? नीट में भी। तो क्लास ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन H इंटू न्यू, या फिर HC अपॉन लैम्बडा, या फिर HC इंटू न्यू बार। ओके क्लास में वापस बोलता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ लास्ट लेक्चर में आपको जो सीखा था आपको याद है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वगैरह, या फिर मैं उसको रिवाइज करूँ? आप बोलो जैसे बोलो वैसे। क्या अज्यूम करो आपको याद है सब? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज योर प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो whenever radiations are emitted or they are absorbed, the radiations, electromagnetic radiations are never absorbed or emitted continuously. They are always emitted or absorbed in what? Discontinuous manner, in the form of bundles or packets, right? Packet. Each packet or bundle is called as what? Photon. Photon and quantum. या फिर क्वांटा, ठीक है? क्वांटम भी बोलते हैं, क्वांटा, फोटोन, क्वांटा जो भी है, ठीक है? तो उनके एनर्जी के सब फॉर्मूला है, ठीक है? तो मैं बताऊँ ये जो फॉर्मूले क्या 1 2 या 3, ये सब कितने फोटोन का एनर्जी है? एक फोटोन का, राइट? सिंगल फोटोन का। क्लास सुना आप लोगों ने? अगर आपके पास एक फोटोन है क्लास, ये सब फोटोन आइडेंटिकल है, राइट? देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये वाला फोटोन दिख रहा है आपको, ये वाला सब 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 एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो हर एक फोटोन का एनर्जी फाइंड करने के लिए आपके पास एनर्जी क्या है? ये तीन फॉर्मूला आपके पास। फ्रीक्वेंसी होगा तो ये फॉर्मूला, वेवलेंथ होगा तो ये फॉर्मूला, वेव नंबर होगा तो ये फॉर्मूला, राइट? है आपके पास तीन फॉर्मूला है? क्लास बोलो यस नो जो भी है। Yes, sir. ओके तो क्लास एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, आपके बुक में लिखा नहीं है। क्लास 1 मोल फोटोन मतलब कितने होते हैं? 1 मोल फोटोन जैसे मैं डजन बोलता दिमाग में नंबर कौन सा आता है? क्लास 12. मैंने सीखा आपको चैप्टर। तो जैसे 1 मोल बोलता हूँ दिमाग में कौन सा नंबर आता है? 6.022 into 10⁻23. 6.022 into 10⁻23 photons, right? Yes. Class, this is Yes, only for sir. MCQs, ना? This is only for your MCQs, not for your theory. मतलब अपने बुक में लिखा नहीं है। तो ना अगर आपके पास 1 मोल फोटॉन्स है, मतलब कितने फोटॉन्स है? इतने फोटॉन्स है। तो एनर्जी ऑफ सो मेनी फोटॉन्स, तो एनर्जी ऑफ, याद रखो 1 मोल फोटॉन्स is called 1 आइंस्टाइन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? 1 आइंस्टाइन। तो what is 1 आइंस्टाइन? 1 आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन। तो आप इक्वेशन 1 को या फिर 2 को या फिर 3 को किसी मल्टीप्लाई करोगे आप एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको क्या मिलेगा? 1 आइंस्टाइन मिलेगा। आर यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. दिस इज एनर्जी ऑफ हाउ मेनी फोटॉन? 1 फोटॉन। तो आपको 1 मोल फोटॉन का एनर्जी फाइंड करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 6.022 into 10⁻23। तो उससे मल्टीप्लाई करके आपको जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 आइंस्टाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1 आइंस्टाइन। क्लियर है सब लोग? एवरीवन?
एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बस आप बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। चले प्रोसीड। मेरा आवाज आ रहा है? ओके गुड। तो क्लास ये हो गया आपका रेडिएशंस का। तो क्लास मैं क्वेश्चन आपको एक चीज बताता हूँ। तो क्लास ये पार्ट अगेन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो क्लास आपको जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मालूम है ना? ओके, उनका एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? Frequency. पहले तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एच मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर वेवलेंथ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या फिर वेव नंबर, Wave number. E is directly proportional to wave number. तो क्लास माय क्वेश्चन इज, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बता रहे? वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी Decrease. डिक्रीज होगा, और वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी Increase. बढ़ेगा. होगा। ओके, तो क्लास तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस नोन है, तो आपको जो लाइट दिखता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, राइट? तो कुछ हमें दिखते, कुछ हमें नहीं दिखते। क्लास आई विल गिव एग्जांपल। ओके, आपको अल्ट्रावायलेट लाइट मालूम है? नाम सुना है अल्ट्रावायलेट? Yes. Yes, sir. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट अल्ट्रावायलेट हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पाते। वी कांट सी अल्ट्रावायलेट लाइट, राइट? वी कैन सी ओनली विच लाइट? विजिबल लाइट। तो क्लास विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। क्या है? एक छोटा सा पार्ट है। स्पेक्ट्रम देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्या है। तो क्लास तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट? उनको उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने ग्रुप किया। क्या किया? ग्रुप किया। ओके, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बराबर है? का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या? व्हाट दैट इंप्लाइज? इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। आपके पास तीन ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी अरेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको कोई भी चीज अच्छा लगे, फ्रीक्वेंसी अच्छा लगे फ्रीक्वेंसी लो, वेवलेंथ अच्छा लगे वेवलेंथ लो, वेव नंबर अच्छा लगे वेवलेंथ लो। तो अगर फ्रीक्वेंसी हिसाब से करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ना बच्चे लोग, बराबर है? Yes. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था साइंटिस्ट लोगों के पास? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बराबर है? क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, राइट? Yes. या फिर तीसरा ऑप्शन क्या था उनके पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर। तो क्लास आपको जो अच्छा लगे तीनों में से, आप उसके हिसाब से क्या करो, रिलेशन को क्या करो, अरेंज करो। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। तो क्लास जो सबसे पहला ग्रुप था जिसका एनर्जी सबसे कम था, क्लास एनर्जी सबसे कम था मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम था, राइट? वेवलेंथ सबसे Yes. ज्यादा था, Yes. या फिर वेव नंबर सबसे कम था? देखो, सबसे लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास उन रेडिएशन को नाम दिया उन्होंने रेडियो वेव। क्या नाम दिया? Radio पहला wave. ग्रुप रेडियो वेव। क्लास एनी बड़ो रेडियो वेव का काम क्या होता है? डे टू डे लाइफ में रेडियो वेव का इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा जो लेक्चर चल रहा है ना उसकी वजह से चल रहा है। ऑल मोबाइल कम्युनिकेशंस, जितने मोबाइल कम्युनिकेशन है वो कहाँ पे होते हैं? रेडियो वेव के दरमियान होते हैं, राइट? 3G 4G 5G सब आ रहा है। तो रेडियो वेव का जो रेंज है, पहले जो रेडियो वेव था, पहले कम, सबसे पहले जब आया था नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव यूज करते, राइट? फिर बाद में 2G आ गया तो उन्होंने थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। बाद में 3G आ गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया। 4G आया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया। 5G में फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ा दिया, राइट? क्लास एनर्जी बढ़ रहा है, तो क्लास हार्मफुलनेस बढ़ रहा है ना? देखो क्या हो रहा है, डे बाय डे क्या हो रहा है, वो रेडियो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, थोड़ा अपने सेहत के लिए थोड़ा खतरनाक हो रहा है, बिकॉज वो क्या कर रहा है? एनर्जी बढ़ा रहा है रेडिएशंस की। तो जो भी है, जो रेंज में है रेडियो वेव, तो सब मोबाइल कम्युनिकेशन होता है रेडियो वेव में, राइट? प्लस रेडियो वेव क्या होता है? माइक्रोवेव, नाम सुना है माइक्रोवेव? Yes, sir. माइक्रोवेव ओवन, राइट?
तो क्लास रेडियो वेव के बाद तो क्लास माइक्रोवेव में क्या हो गया, क्या बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, राइट। तो रेडियो वेव से माइक्रोवेव का एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, वेव नंबर ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, so after microwave comes infrared, IR, infrared. Plus infrared, anybody day to day use of infrared radiations? अपने लाइफ में इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है? तो आपका टीवी का जो रिमोट होता है ना, टीवी के जिसका भी रिमोट, उसके अंदर जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, बहुत माइल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो पूरा कौन सा कम्युनिकेशन बोला मैंने, रोबोटिक्स, या फिर जहाँ पे आपको क्या करना है, दूर से कम्युनिकेट करना है, तो आप हम लोग क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो पूरा रिमोट्स में जितने भी रिमोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, IR रेडिएशन यूज होता है, इंफ्रारेड। तो आफ्टर इंफ्रारेड कम्स विजिबल रेडिएशन। तो बस ये हम लोग देख पाते हैं विजिबल, राइट। तो मैं विजिबल रेडिएशन आपको बताता हूँ, मैं उसका जो रेंज है, देखो बाकी सबका रेंज में लिखते बैठूंगा तो आपको बाहर होगा नहीं, जरूरत भी नहीं है। विजिबल का रेंज में बात करना है। विजिबल का रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके, एनएम मालूम है आपको, नैनोमीटर, यस सर। 800 नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ है, तो प्लस आपका फॉर्मूला क्या, एनर्जी का E इज इक्वल टू Hc/λ, राइट। तो मैं लैम्बडा का वैल्यू कितना लूंगा, 400, मतलब लैम्बडा का वैल्यू मैं 400 इंटू नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर डालूंगा, राइट। तो क्लास, तो उस वेवलेंथ का रेडिएशन मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा मेरे आंखों से? आंसर इज यस, हम लोग देख पाएंगे विजिबल। 401 वाला यस, 410 वाला यस, 500 वाला, आप बोलते जाओ, 500 वाला यस, 680 यस 790 यस 810। No. बस जितने भी रेडिएशन दुनिया में प्रेजेंट है उसमें हम लोग सिर्फ कौन सा रेडिएशन देख पाते हैं, विजिबल रेंज देख पाते हैं, राइट। जिनका वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। तो क्लास में से भी हम लोग अगर देखेंगे जो ऑर्डर है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मुझे बताओ, नहीं समझा तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। क्लास ज्यादा फास्ट हो रहा है अभी बताओ मुझे, अगर ज्यादा फास्ट जा रहा है तो। हाँ, तो क्लास, तो मैं यहाँ पे एक ना रीजन देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे आपका 400 नैनोमीटर, राइट, से लेके कितना 800। प्लस किसका नहीं ज्यादा होगा, 400 वाले का, 800 वाले का? 800 वाले का। नहीं बच्चा, वेवलेंथ और एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना एनर्जी कम, और जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना एनर्जी Come. इनवर्सली। क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। वेवलेंथ और एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो जितना वेवलेंथ कम उतना एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा उतना एनर्जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्लियर है? बस कुछ अगर ये आपको कंफ्यूज होता है, सीधा इक्वेशन देखो, लैम्बडा बढ़ेगा एनर्जी कम होगा, लैम्बडा कम होगा एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि H and C चेंज नहीं हो सकता। H and C क्या है, दोनों भी कांस्टेंट है। हाँ, तो क्लास, तो फिर इसमें भी अगर आपको चाहिए तो कुछ रेंज है 400 में, तो कुछ रेडिएशन जिनका वेवलेंथ बहुत कम है, वो वॉयलेट, इंडिगो, एनीबॉडी, ब्लू, ग्रीन, Red. ऑरेंज, येलो एंड रेड, राइट। तो विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से कलर का होता है? सर येलो के बाद ऑरेंज आएगा। हाँ, VIBGYOR, सॉरी उल्टा लिखा ना मैंने। तो क्लास, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा रेडिएशन का है? वायलेट। वॉलेट। एनर्जी सबसे ज्यादा, राइट। और सबसे कम किसका है? Red. रेड का। आर यू क्लियर? क्लास, तो क्लास मैंने बोला ग्रुप किया, तो क्लास विजिबल का ग्रुप कहाँ से कहाँ के रेंज में है? वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। प्लस 800 एग्जैक्ट नहीं है, वो 790 के आसपास है, हम उसको अप्रॉक्सिमेट 800 तक ले लेते हैं, ठीक है। विजिबल प्लस विजिबल से ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन होता है अल्ट्रा वायलेट, मतलब आपको सन से जो आते हैं हार्मफुल रेडिएशन व्हिच मे कॉज कैंसर। तो विजिबल से ज्यादा एनर्जी किसका है? अल्ट्रा वायलेट का। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू आवर स्किन, राइट, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, एंड दैट those radiation are very very harmful for human being, ठीक है। तो उससे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है?
एक्सरे, ठीक है। तो क्लास एक्सरे का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। एक्सरे है ना, आपका बोन का एक्सरे लेते हैं तो अपने पूरे Yes. बॉडी से बोन से पास नहीं हो सकते पर बॉडी से पास हो सकते हैं, तो यू कैन टेक द फोटोकॉपी ऑफ द बोन्स। तो एक्सरे का एनर्जी यूवी से भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सरे भी ऑल्सो हार्मफुल होता है। तो एक्सरे से ज्यादा हार्मफुल होता है गैमा रेज, उनका एनर्जी तो बहुत ज्यादा होता है। गैमा, हमने नाम सुना है गैमा रेज? Yes, sir. कहाँ से मिलते हैं गैमा रेज, आपको किसी को याद है? Radioactive element. Radioactive substance. वेरी गुड, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंटिन्यूसली अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएट करते रहते, राइट? गामा रेज, बराबर है। तो गामा रेज का एनर्जी बहुत, प्लस कितना ज्यादा एनर्जी होता है? प्लस आपके पास ना लेड, आपको मालूम है लेड मेटल हेवी मेटल है। Yes. अगर आपके Yes, पास 500 मीटर का लेड का वॉल है, कितने मीटर का बोला मैंने? 500 मीटर। 500. प्लस उससे भी गामा पास हो सकता है। प्लस इमेजिन करो उसका एनर्जी कितना होगा, बहुत हाई है ना? हाँ. Yes. So gamma radiations are extremely high energy. So very very powerful radiations present on the earth, gamma radiations. Okay. And class उससे भी ज्यादा वाले पर अर्थ पे नहीं है, वो दूसरे स्पेस में से अर्थ पे आते आते बहुत वीक हो जाते हैं, पर स्पेस में उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। उनको हम लोग, ये नाम सुना रहेगा आपने, कॉस्मिक रेज। तो दे कम फ्रॉम कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब आउटर स्पेस। तो कॉस्मोस रेज अर्थ पे नहीं है, वो अर्थ पे बाहर के प्लैनेट्स, बाहर के सिस्टम से, सोलर सिस्टम से आते हैं, राइट? तो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, सॉरी। तो कॉस्मिक रेज, तो क्लास में होता हमने जो भी ऑर्डर, जो भी यहाँ पे ग्रुपिंग किया है, उसमें सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन कौन सा है? Radio wave. Radio wave. रेडियो वेव। हाँ बोलो, किसने सर बोला? इसमें आएगा हाँ, ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं आएगा ना वो। ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव कहाँ पे सुना था आप लोगों ने? मैंने ज्यादा नहीं सुना उसके बारे में, तो लेट मी चेक, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है? तो रेडियो वेव इट इज हैविंग लीस्ट एनर्जी, राइट? Yeah. And cosmic rays having highest energy. Energy. So this arrangement of different electromagnetic radiation increasing order of their energies, या फिर increasing order of their frequencies, या फिर decreasing order of their wavelength, या फिर increasing order of their wave number. This grouping is called as what? Electromagnetic spectrum. क्या बोलते हैं इसको? Electromagnetic spectrum. Any doubt here? No, sir. No, sir. तो बस इसके बारे में देखना है इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक जेडब्ल्यू नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि रुदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम थे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो बस उसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब क्या? कमी है, बरा ना? Yes. तो उसका सबसे पहला कमी था कि न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, समझो। तो क्लास इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो मैक्स प्लैंक भाई बोलता है कि एनी चार्ज पार्टिकल विच इज इन मोशन, जो घूम रहा है, जिसके पास स्पीड है, वो क्या करता है? अपना एनर्जी Lose. Lose करता है. तो एनर्जी लूज करेगा तो स्पीड कम होता जाएगा, Yes. स्पीड कम होता जाएगा तो क्लास क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन डीएसेलेरेटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड डीएसेलेरेटिंग वर्ड। तो उसका स्पीड कम होता जाएगा, तो क्लास इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा तो उसका स्पीड कम होता जाएगा, और उसका है डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। Nucleus. पर क्लास ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी हुआ है अभी तक? कभी नहीं No. होता। नहीं. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? मैक्सवेल बोलता है। पर क्लास वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, उसका आंसर रुदरफोर्ड के पास नहीं है, नहीं. ठीक है? तो क्लास ये पहला ड्रॉबैक हो गया आपका, बराबर है? क्लास अभी दूसरा ड्रॉबैक आपको बताता हूं मैं, क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्लास अगर आपकी इच्छा है, आपको जेडब्ल्यू में बहुत डिटेल में सीखना है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज बहुत बेसिक में बता सकता हूँ जो आपको 11 में रिक्वायर्ड है। कैसे करें, थोड़ा डिटेल में करें उसका, Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज द थिंग्स, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप उसको टैकल करवाओगे, अगर मैं वो बात बताऊंगा, मतलब उसके उस लेवल से सीखेंगे हम लोग। तो सुनो, हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ व्हाट? स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या देखेंगे? Spectroscope.
So spectroscopy is a branch of chemistry that deals with the study of interaction of electromagnetic radiations I hope अभी electromagnetic radiation सबको मालूम है, right? Interaction electromagnetic radiations with matter. तो इसके लिए भी अलग से एक पूरा ब्रांच है, जिन लोगों को स्पेशलाइज करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का एक पूरा एक ब्रांच है साइंस का, जहाँ पे लोग अपना करियर करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशंस विद मैटर इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो क्लास मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले समझो हमारे पास है न्यूक्लियस, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उसका एनर्जी ज्यादा या कम? जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उसका एनर्जी उतना ज्यादा, राइट? अंडरस्टैंड? मोल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ऐसे कैसे हम उसको प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको प्रूव भी बताऊंगा। एक्चुअली प्रूफ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, उतना उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, बोलिए? ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्लास अभी ये इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ से यहाँ पे था, अभी वो समझो यहाँ पे आ गया, तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया, कम हो गया? बताओ मुझे। कम हो गया। कम हुआ। कम हो गया। तो उसका एनर्जी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम। कम होना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन हाँ, क्या बोला आपने, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? प्लस में अपोजिट, ठीक है, स्टार्टिंग से आराम से आराम से। मैंने आपको स्टेटमेंट क्या बोला था, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उसका एनर्जी ज्यादा। ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आ रहा हूँ, तो उसका एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। कम कर रहे हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। लूज करना लूज करना। तो ना देखो, ये अपना इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? स्पेक्ट्रोग्राफ, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, राइट? आपका इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप, जो बोलना है आपको। इसके अंदर ये आइटम को रखा है हम लोगों ने, बराबर है? इसके अंदर इस आइटम को रखा है। तो क्लास फिर मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे पास आया न्यूक्लियस से, जो दूर था, थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया। प्लस का थोड़ा सा पास आएगा तो क्या करेगा बच्चे लोग, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी थोड़ा सा क्या करेगा, लूज करेगा। प्लस तो इलेक्ट्रॉन लूज अलग अलग फॉर्म में कर सकता है। प्लस अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कौन से फॉर्म में लूज कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट? क्लास उसके लिए बहुत सिंपल नाम बताओ, देखते हैं कौन बताता मुझे। इसके लिए बहुत सिंपल नाम बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज करें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। थोड़ा और अच्छे से, इन द फॉर्म ऑफ, थोड़े टाइम पहले बात किया था हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ एक बंडल, फोटोन ना? क्लास फोटोन क्या होता है? बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, बराबर ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो क्लास ये एक स्पेक्ट्रोग्राफ कनेक्टेड होता है कंप्यूटर स्क्रीन से, जहां पे एनालिसिस होता है। बताता आपको, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ, क्योंकि ना ये स्पेक्ट्रोस्कोपी 12th का पार्ट है ही नहीं, और क्लास JEE के लिए आपको लगेगा, नो डाउट, JEE नीट दोनों के लिए लगेगा। क्लास ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, जहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा, राइट? क्लास ये जो ग्राफ आपको मिलता है, उस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग, या जहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करता है कंप्यूटर, क्लास उस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को हम लोग? स्पेक्ट्रा, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पास आ गया न्यूक्लियस के, तो क्लास उसने थोड़ा सा एनर्जी लूज किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फोटोन, राइट? उसने फोटोन के फॉर्म में एनर्जी क्या किया, लूज किया, बराबर ना? तो क्लास इलेक्ट्रॉन जितना भी एनर्जी लूज करेगा, द मोमेंट इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, इमीडिएटली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। कहाँ पे? इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, राइट? तो क्लास वो सिग्नल बताएगा इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी क्या किया, लूज किया। आर यू क्लियर? ये समझ रहे आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस यस। प्लस समझो इलेक्ट्रॉन थोड़ा और पास आ गया तो क्या करेगा, और एनर्जी लूज करेगा, राइट? लूज करेगा। तो क्लास आपको और सिग्नल मिलेगा। तो ये सिग्नल क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन ने क्या एनर्जी लूज किया, बराबर? लूज किया। तो क्लास रुदरफोर्ड क्या बोलता था, मैं आपको पहले बताता हूँ, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस के वॉल
और उसके अंदर का पार्ट छोड़ के। आर यू क्लियर? Yes. तो Yes. न्यूक्लियस का जो Yes. वॉल है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकता, उसके बहुत क्लोज आ सकता है। तो वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आ सकता है, अंदर नहीं जा सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन कब, मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, हाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, Yes. यहाँ पे, तो किधर भी हो सकता है, Yes. राइट? तो प्लस अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास आ सकता है, राइट? तो आपको यहाँ पे जो सिग्नल मिलेंगे कैसे मिलने चाहिए बताओ मुझे, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूअस? Continuous. कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कंटिन्यूस एनर्जी क्या कर सकता है, लूज करते करते क्या कर सकता है, न्यूक्लियस के पास जा सकता है। तो ये सिग्नल्स कैसे होने चाहिए आपके, कंटिन्यूस, राइट? आर यू क्लियर? Yes. Yes. पर दूसरा भी चीज पॉसिबल था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सर, वो- दूर भी जा सकता था। हाँ बताओ सर- बताओ। सर बोलो वो ना। कंटिन्यूअस मोशन में रहना चाहिए ना? ना, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन मोशन में है, पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के पास आ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस न्यूक्लियस के पास आना आता रहेगा तो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता रहेगा, लूज करता रहेगा। और क्लास आपका आपका इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, ये जो ग्राफ, ये जो आपके पास वो कंप्यूटर है स्क्रीन, उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी लूज कर रहा है उसका क्या करो, सिग्नल देते आते जाओ, राइट? तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, देखो वापस बदल सुनो, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट? प्लस इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली ऐसा न्यूक्लियस के पास, देखो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के पास जा रहा है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे लूज कर रहा है बताओ मुझे, कंटिन्यूसली। Continuous. तो आपको यहाँ पे सिग्नल कैसे मिलने चाहिए, कंटिन्यूअस। Continuous. आर यू क्लियर या नो? यस। ओके। क्लास दूसरा भी चीज हो सकता था, दूसरा भी चीज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भी जा सकता है। क्लास मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है कैसे जाएगा बताओ मुझे वो, अगर पास जाते हो उसने एनर्जी लूज किया तो दूर जाते हो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। Gain करें. कहाँ से करेगा, फोटोन से। हाँ प्लस फोटोन कहाँ से आएंगे, इतना कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट खरीदा हम लोगों ने, वो आप उसको क्या करेगा, फोटोन प्रोवाइड करेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करता रहेगा, इंस्ट्रूमेंट फोटोन प्रोवाइड करता रहेगा, राइट? इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लाइट के सोर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अगर फोटोन मिलेगा तो प्लस क्या होगा बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर जाता रहेगा, right? तो उसका एनर्जी क्या होता जाएगा, तो उसका एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आर यू क्लियर? Yes. Sir. Yes. बस नहीं समझा टेंशन मत लो। तो बस आपको दो टाइप के स्पेक्ट्रा मिल सकते हैं, कैसे, एक स्पेक्ट्रा जो बता रहा है, एक सिग्नल, एक टाइप के सिग्नल जो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है बाय कंटिन्यूसली लूजिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? प्लस बराबर बोला मैंने, हाँ. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंटिन्यूसली पास आ रहा है बाय लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी बाय एनर्जी लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, राइट? यस और नो? Yes. सर। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से करते हैं। तो ये बता रहा है आपको क्या, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आ रहा है बाय कंटिन्यूसली लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, प्लस आपको यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल मिले, राइट? तो क्लास में जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है ना, लूज कर रहा है। such type of spectra is called as the emission spectra। क्या नाम है इसका, Emission का। हाँ। प्लस ये नाम आपको ना बहुत बार मिलेंगे, पर इसके मीनिंग कहाँ पे लिखे नहीं, तो ये अगर आप यहाँ समझोगे तो आपका ना बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। प्लस या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बताओ मुझे, न्यूक्लियस से दूर जा सकता है, राइट? Yes. by continuously absorbing energy, right, in the form of photon। तो क्लास वहां पे भी आपको सिग्नल मिलते जाएंगे। क्लास इसका इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो भी सिग्नल दो, और लूज कर रहा है तो भी सिग्नल दो। अगर लूज करके, अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो उन सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है? पर अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रहा है एनर्जी, तो आपको जो सिग्नल मिलता है हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लास ये चीजें आपको थोड़े टाइम के बाद और अच्छे से समझ में आएगी, डोंट वरी। तो क्लास रदरफोर्ड क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, राइट? इलेक्ट्रॉन को हर एक पोजीशन क्या है, अवेलेबल है, उसको जो चाहिए वहां पे जा सकता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर सकता, बाकी उसको जो करना है करने दो। ऐसा कौन बोलता है, रदरफोर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंटिन्यूसली पास आ सकता है तो कैसे आएगा पास, बाय कंटिन्यूसली लूजिंग एनर्जी, राइट? तो इमिशन स्पेक्ट्रा शुड बी कंटिन्यूअस, एग्री? यस सर। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करते जाओ तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैन गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस।
Continue. This is according to which theory? Rutherford's atomic model. पर क्लास दुनिया में एक भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं है, ना इमिशन स्पेक्ट्रा ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ना सिंगल एटम। ऐसा दुनिया में एक भी एटम नहीं इसका स्पेक्ट्रा क्या कंटिन्यूअस है। ईच एंड एवरी एटम हैज व्हाट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब अगर स्पेक्ट्रा आपको देखना है तो स्पेक्ट्रा कैसे होता है आपको दिखाता हूं मैं। अब मैं आपको ना एक बार ना रियल स्पेक्ट्रा भी दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर मैं आपको स्पेक्ट्रा लेता हूं, कोई भी एटम स्पेक्ट्रा लेता हूं तो स्पेक्ट्रा इज नेवर कंटिन्यूअस लाइक दिस, स्पेक्ट्रा इज समथिंग लाइक दिस। आपको सिग्नल कैसे मिलता है प्लस बीच बीच में गैप होता है, दिख रहा है आपको बीच बीच में गैप, सिग्नल मिला Yes. बीच में गैप, वापस सिग्नल मिला बीच में गैप, वापस सिग्नल मिला बीच में गैप। तो क्लास स्पेक्ट्रा कभी भी कंटिन्यूअस, देखो ये स्पेक्ट्रा कैसे दिख रहा है आपको कंटिन्यूअस है राइट, यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ तो सर। क्लास ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कभी होते ही नहीं। कोई भी एटम का स्पेक्ट्रा कैसा होता है हमेशा डिसकंटिन्यूअस। और क्लास डिसकंटिन्यूअस को अब एक और एक नाम ले, डिसकंटिन्यूअस आपको बोलना डिसकंटिन्यूअस बोलो या फिर उसका और एक नाम होता है लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं उसको लाइन Line spectra. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम लोग बैंड स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको बैंड स्पेक्ट्रा। तो क्लास दुनिया में जितने भी एटम है अगर उनको स्पेक्ट्रोस्कोप में रखोगे तो उनका स्पेक्ट्रा आपको क्या मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। लाइन हाँ पर क्लास रुदरफोर्ड के हिसाब से कैसा मिलना चाहिए था वो बैंड बैंड। क्यों थियरी के हिसाब से जाएंगे प्लस आपका थियरी देखो। अब साइंस का मैं आपको बताता हूँ, जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए एक चीज है इंपॉर्टेंट। आपका थियरी कितना भी ब्यूटीफुल होने दो, कितना भी ज्यादा वो आप उसको हाइपोथेसिस दो, वो तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक उसको क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते। तो हर एक थियरी को आपको प्रैक्टिकल एविडेंस देना पड़ता है। आर यू क्लियर? रुदरफोर्ड क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन एक्सेप्ट द वॉल ऑफ न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंटिन्यूअसली पास आ सकता है। तो अगर कंटिन्यूअसली पास आता रहेगा तो आपको बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फोटॉन आपको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलते जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को आप फोटॉन सप्लाई करते जाओ, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता जाएगा और न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। बराबर है? तो ड्यू टू कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो क्लास ऐसा एक भी एटम नहीं जिसका स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस है, मतलब क्या थ्योरी में फॉल्ट है, होना चाहिए ना। दिस वाज सेकंड ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल जो आपके बुक में नहीं लिखा। और क्लास वही लिमिटेशन है जो हमें नया थ्योरी सोचने के लिए मजबूर करता है। एंड क्लास तो ये ड्रॉबैक दूर किया था साइंटिस्ट नील बोर। क्लास द बेस्ट मॉडल ऑफ एटम टिल डेट इज गिवन बाय साइंटिस्ट नील बोर। तो नेम ऑफ द मॉडल इज बोर्स एटॉमिक। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया था ना स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, उसका आंसर बोर नहीं दिया था हम लोग को। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। प्लस एक चीज वापस बताता हूं आपको, ये चीज अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है प्लस डोंट वरी, ये आपके लिए था ही नहीं पहली बात तो। आर यू क्लियर? पर मुझे लगता है कुछ बच्चे समझने की कोशिश कर सकते हैं जिनको जेडब्ल्यू लिख के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उनके लिए पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप इसको भूल जाओ, डोंट वरी। मतलब आपको इतना लेवल पे केमिस्ट्री सीखने की जरूरत नहीं है फॉर टाइम बिंग। पर अगर आपको ये समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ये समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है आपको? हाँ सर। Yes sir. तो बस आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, राइट? Yes, sir. बस इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है। क्लास कौन से फॉर्म में कर सकता है? Continue. नहीं कौन किसके फॉर्म में कर सकता है वो? फोटोन के फॉर्म में कर सकता है। Photon. हाँ, तो अगर फोटोन के फॉर्म में कर रहा है तो हम लोग उसको किसमें स्टडी करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में, राइट? Yes, sir. या फिर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। क्लास हम लोग अलग अलग फॉर्म से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है कौन से फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में, तो वो भी चीज कहाँ पे स्टडी किया जा सकता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका एनर्जी बढ़ रहा है तो वी कॉल इट स्पेक्ट्रा एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है और उसके जैसे जो सिग्नल मिल रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो बुक में आपको ये सब वर्ड मिलेंगे पर इसका मीनिंग किधर नहीं मिलेगा, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लेट अस डिस्कस बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लास अब इसके जो डेरिवेशंस है आपको नेक्स्ट ईयर ऑफ फिजिक्स में हर एक डेरिवेशन प्रूव करना है। तो शैल आई गिव यू प्रूफ आल्सो? फिजिक्स में एक बड़ा चैप्टर है और बहुत लंबे लंबे प्रूफ है, आपको सब प्रूफ फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में देने हैं।
तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन डूइंग प्रूफ्स, राइट? मैं बता सकता हूँ, मुझे प्रूफ्स आते हैं आपको अगर चाहिए तो, पर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम राइटिंग अ प्रूफ, क्योंकि आपको प्रूफ केमिस्ट्री में नहीं चाहिए, चलेगा ना? Yes, sir. तो बोर साइडिंग मॉडल क्या बोलता है, पहले वो देखते हैं। तो क्लास बोर बोलता है एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस, हर एक एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around nucleus in circular path, so that each circular path where electrons revolving is called as the orbit, right? प्लस आपने बोला इसमें नया क्या है, ये तो रुदरफोर्ड में बोला था, बराबर ना? प्लस मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। सर सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज द ऑर्बिट। हाँ, प्लस आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी बुक में उन्होंने कौन सा आइटम स्टडी किया है? सिर्फ हाइड्रोजन। और क्लास बिलीव मी, JEE और नीट में हाइड्रोजन का क्वेश्चन कभी नहीं आता, वो सबसे फालतू आइटम है, सबसे इजी आइटम है। तो आई विल टेल यू अदर आइटम्स आल्सो, ठीक है? तो फिलहाल हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। क्लास ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास एवरी पहला स्टेटमेंट क्या है? ओके, उसको हम बोलते हैं बोर साइडिंग मॉडल। तो हम लोग पहले देखते हैं पोस्टुलेट्स। क्लास नाम सुना है कभी? ये पोस्टुलेट नाम सुना है आपने कभी, या पहली बार सुन रहे हो? Yes. क्या होता है पोस्टुलेट्स? Assumption. assumptions, राइट? तो बोर ने क्या assumptions दिया है? बस कब जब भी नहीं तैयार रहता तो assumption देते हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर क्लास को आपको प्रैक्टिकली प्रूव भी करना पड़ता है, राइट? यस। बोर्स एटॉमिक मॉडल। प्लस बोर बोलता है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है? तो बस तो हम बोलेंगे, आप बोलोगे इसमें नया क्या है? तो बस में एक ही चीज नया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ना तो वो एनर्जी लूज कर सकता है, ना तो एनर्जी गेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक उस पाथ में घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ना तो एनर्जी लूज करना अलाउड है, ना तो एनर्जी गेन करना अलाउड है। तो प्लस उसको एग्जैक्टली फिक्स डिस्टेंस पे घूमना पड़ेगा न्यूक्लियस से, राइट? वो न्यूक्लियस से पास भी नहीं आ सकता, दूर भी नहीं आ सकता, जब तक वो यहाँ पे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। आर यू क्लियर? यस। प्लस तो दैट सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलो इसको? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते बच्चे लोग? बोलो। स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। प्लस फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, राइट? हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्लास जब तक इस पाथ में वो घूम रहा है, ना तो एनर्जी लूज कर सकता है, ना तो एनर्जी गेन कर सकता है। तो क्लास अगर मैं बताऊंगा कि वहां पे उसका एनर्जी कितना होना चाहिए, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्लास ये फॉर्मूला आपको प्रूव नहीं करना है केमिस्ट्री में, वापस बोल रहा हूँ मैं आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा। एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेगा आपको। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आई एम राइटिंग हियर इज -13.6। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बात करो क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चैप्टर का, अपॉन n²। यूनिट है इसका एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लास आपको एनर्जी के यूनिट्स जूल मालूम है, नाम सुना है? कैलोरी, यस यस अर्ग। यस। क्लास वैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का और एक यूनिट है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको स्मॉल एंड कैपिटल भी लिखते हैं। एंड क्लास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। याद रखो, ये कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। प्लस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है बताओ मुझे वापस? एनर्जी का। प्लस ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको 2 मिनट के लिए, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा इजी चीज है अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। प्लस मैं बताता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, जब तक यहाँ पे घूम रहा है उसका एनर्जी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। शुड नॉट लूज एनर्जी और शुड नॉट गेन एनर्जी। प्लस व्हाट Z stand for? Z stand for atomic number. Anybody what is atomic number of hydrogen? 1 ना? हाइड्रोजन का एटम में 1 है। 1 1
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, एटॉमिक का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट? तो अगर ये Yes, आपका हाइड्रोजन, अगर ये कौन सा आइटम आपका हाइड्रोजन आइटम है, कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन। और क्लास ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट? हाइड्रोजन का कितना, कौन सा ऑर्बिट है? First order. फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आराम से। तो क्लास अगला अपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट किया किसने? आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। नहीं सर। No, अभी sir. नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो हो जाता तो अच्छी बात थी, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो प्लस, तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन में बोलूंगा E1 प्लस माइनस 13.6 है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन? 1 है, राइट? और मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस कितना एनर्जी आपका हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है बताओ मुझे? व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? Minus 13 point. माइनस 13.6। प्लस एनर्जी कभी निगेटिव होता है? No. No. प्लस होता है, बताता हूँ मैं आपको। प्लस नेगेटिव मतलब कन्वेंशनली नेगेटिव, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जी से न्यूक्लियस से बाउंडेड है, राइट? अगर मुझे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है एटम से, तो आपको बाहर से कितना सप्लाई करना पड़ेगा, कोई बताएगा? 13.6. 13.6 बाहर से। 13. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। Yes, ये इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से क्या बोलो? बाउंडेड है। Bounded. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स से मुक्त करना है आपको, ठीक है? यू हैव टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो आपको बाहर से कितना सप्लाई करना पड़ेगा? प्लस 13.6. तो प्लस ये माइनस साइन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या अट्रैक्शन हो रहा है? न्यूक्लियस इतने एनर्जी से न्यूक्लियस से क्या है? बाउंडेड है। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन है, जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एनर्जी कितना होना चाहिए एग्जैक्टली? माइनस 13.6, 6. ना उससे ज्यादा ना उससे Con. कम। come. आर यू क्लियर? Yes. ओके। प्लस अभी आपको जो डाउट है ना, जो मैं सब क्लियर करता हूँ, आपके दिमाग में जितने भी डाउट भी है, तो ऑलमोस्ट 50% डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाइड्रोजन के पास कितने शेल्स होते हैं? 1. प्लस इसके वजह से आप, हाँ, तो इसके वजह से सबके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो अपने यहाँ पे 1 लिया, तो 1 ही तो होता है हमेशा, बराबर ना? आपका दिमाग में भी आया लगा ना, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ शेल्स। तो हाइड्रोजन के पास कितने शेल्स होते हैं? आपने बोला 1, राइट? मैं बोलता हूँ हर एक एटम के पास कितने शेल्स Yes, होते sir. हैं? इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होते हैं? इनफाइनाइट। सर ऊपर वाला नंबर तो सेम ही रहेगा ना? क्या? हाँ सेम, ये ना कांस्टेंट है ना। हाँ, मैं ये नंबर ना, तो बताता हूँ। हाइड्रोजन के पास कितने शेल्स होते हैं बोलो बच्चे लोग? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, 1 2 नहीं, इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में घूमना चाहता है हाइड्रोजन के, कौन सा शेल में घूमना चाहता है? सेकंड शेल में। प्लस इलेक्ट्रॉन एक ही है, राइट? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही है, पर उसको यहाँ पे नहीं घूमना, उसको कहाँ पे घूमना है? हाइड्रोजन के सेकंड शेल में घूमना है। जस्ट अ मिनट। अगर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के सेकंड शेल में घूमना है, तो प्लस उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होना चाहिए बताओ? तो आप बोलोगे आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? En ना। मैं बोलूंगा यहाँ पे E2। E2 मतलब क्या? एनर्जी इन विच शेल? Second. शेल। माइनस 13.6। एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, कितना है? 1 है, राइट? 1. 1 स्क्वायर अपॉन, अभी शेल कौन सा हो गया? सेकंड हो गया ना बच्चे लोग? Yes, sir. 2. Yes. तो 2 स्क्वायर बराबर है। तो क्लास इसको करेंगे तो आपको क्या आएगा? माइनस 13.6 अपॉन 4, कितना आएगा बच्चे लोग? माइनस 36.74, 3.59 अप्रोक्सीमेटली। चेक करो, 3.4, राइट? तो अगर हाइड्रोजन की इच्छा है कहाँ पे घूमे? सेकेंड शेल में। तो क्लास सेकेंड शेल में इसका कितना एनर्जी होना चाहिए बताओ मुझे? माइनस 3.4, राइट? इलेक्ट्रॉन एक है क्लास, दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लास वो फर्स्ट में घूम रहा था, उसकी इच्छा है कहाँ पे जाने की? सेकेंड शेल में। क्लास सेकेंड शेल में जाने के लिए उसका कितना एनर्जी चाहिए बताओ मुझे? माइनस 3.4। हाँ क्लास पहले था उससे ज्यादा या कम? कौन सा नंबर बड़ा है? माइनस 13.6 बड़ा है या माइनस 3.4 बड़ा है? Minus 3.4. तो क्लास को कितना एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए बताओ मुझे?
बोलो कितना ज्यादा चाहिए उसको? 10.2 minus. -10.2 माइनस नहीं है, माइनस आएगा प्लस आएगा बच्चे लोग? माइनस Plus. प्लस 10.2। तो क्लास में बताता हूँ क्लास, प्लस कैसे आएगा? बताओ हाउ व्हाट इज फाइन। ओके देखो उसके पास पहले कितना एनर्जी है? माइनस 13.6 राइट। उसको अभी सेकंड शेल में कितना ही चाहिए? माइनस 3.4। तो तुम्हें और कितना एनर्जी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको? 10.2 बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा ना उसको बाहर से, तब जाके उसका एनर्जी माइनस 3.4 हो जाएगा। हाँ या ना? तो मतलब 10.2 उसको प्लस प्लस माइनस करना पड़ेगा ना उससे? मुझे तो माइनस 13.6 नंबर बड़ा है या माइनस 3.4 बड़ा है? 13.6 नहीं रे बेटा, माइनस साइन है। हाँ सर, तो माइनस 3.4। तो माइनस 13.6 में आपको कुछ ऐड करोगे तो बढ़ेगा नंबर ये। हाँ, तो तुम्हें इतना एनर्जी बाहर से क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस कैसे करेंगे सप्लाई? तो हम लोग क्या सप्लाई करेंगे उसको? फोटोन सप्लाई करेंगे राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। कहाँ से? फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में। आर यू क्लियर? हाँ या ना? यस। ओके Yes. प्लस हाँ। तो प्लस पर जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? माइनस 13.6 ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? माइनस 3.4 होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आर यू क्लियर? So Yes. as long as electron revolve in particular shell, its energy neither increases nor decreases. तो क्लास वो हर एक okay, मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस कितने शेल्स होते हैं बच्चे लोग? मैंने अभी बताया आपको कितने शेल्स होते हैं? Infinite. इनफिनिट। Infinite. तो इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल में हो, इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल में हो, उस शेल में उसका एनर्जी क्या होना चाहिए? फिक्स, ना ज्यादा ना कम। तो क्लास ये सब कम। चीजें मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया। नेक्स्ट में लेक्चर में इसको हम लोग बहुत फाइन तरीके से डिस्कस करेंगे। ये जो भी है ना अभी फिलहाल इसका ज्यादा टेंशन मत लो। बिलीव मी, ये शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको सब समझ में आएगा। डोंट वरी, हर एक को समझेगा। ओके जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके तो आई डिस्कस एवरीथिंग अगेन नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा थ्योरी वापस आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है। ये फॉर्मूला आपको चाहिए कहाँ से है वो भी बता दूंगा आपको। अगर आपको चाहिए तो ये कैसे आया, कहाँ से आया, डेरिवेशंस, वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। पर अभी हम लोग फिलहाल रुकते हैं आज के लिए। ओके Yes. Yes, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर।